नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर मिठाई वाला। तो आप सभी देखेंगे कि इस पाठ में हम किस तरीके से ऐसे व्यक्ति की कहानी जो है पढ़ेंगे जो हर बार अलग अलग तरह से, यानी कि वो कभी यहाँ पर मिठाई वाला बनकर आता है तो कभी यहाँ पर खिलौने वाला बनकर आता है और कभी तरह तरह की बांसुरियां लेकर आता है बच्चों के लिए। और किस तरह से वो बच्चों को बिल्कुल अपनी लागत से के दाम में ही वो बच्चों को सामान बेचता है। और जब लोगों को, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति जो है आज के टाइम में अपने मुनाफे के लिए काम करता है। उसको ये होता है कि अब अगर वो कुछ भी काम कर रहा है तो वो उसमें कितना मुनाफा कमा रहा है, वो कितना फायदा उसमें कमा रहा है, कितना लाभ वो उससे ले रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये व्यक्ति है, ये इस तरह से चीजें बेचता है, बहुत कम रेट में ये सामान बेचता है, तो जिससे बाकी लोग जो होते हैं उनको थोड़ा सा शक हो जाता है कि क्यों ये इतने कम दामों पर चीजें बेचता है, क्या रीजन है कि ये बच्चों को इस तरह से लुभाने के लिए कम दाम पर चीजें बेच रहा है। तो जब यहाँ पर उसकी कहानी पता चलती है कि आखिर वो क्यों इन सब चीजों को इस तरह से बेचता है, तो उसका नजरिया बदल जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि कभी भी हमें पहली बार में भी ही किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी नजरिया जो है नहीं बनाना चाहिए, पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि कहानी जो है कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, कितनी मजेदार है ये कहानी। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना चैप्टर मिठाई वाला। तो देखिए चैप्टर की शुरुआत, अब यहाँ पर जैसे मैंने कुछ चीजें तो आपको बताई, लेकिन पाठ की शुरुआत देखिए, हमारे आसपास जिस भी व्यक्ति को हम देखते हैं कि जरूरी नहीं कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। अब हमारे आसपास आप स्कूल में हैं, आपको पता है आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, आपके बहुत सारे टीचर्स हैं, एक एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हैं, आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। तो हर बार जरूरी नहीं होता कि आप दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, ठीक है ना। तो हम कह देते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो सच में कैसा है, क्योंकि हम उसके बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो हम नहीं जान सकते कि किसके मन में क्या है। देखिए किसी के मन में क्या चल रहा है, किस तरह का वो सोच रहा है। कई बार कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन वो सचमुच उतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन कई बार हम बिहेव से, उनके व्यवहार से या उनके बातचीत के तरीके से कि हमें लगता है कि यार ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वो व्यक्ति मन से सच में अच्छा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वह व्यक्ति हमें खुद अपने बारे में ना बता दे, क्योंकि जब तक हमें कोई अपने बारे में ना बताए या किसी के साथ हम बातचीत ना करें, उसके व्यवहार को ना जाने, तब तक हम नहीं बता सकते, कि हम नहीं जान सकते कि कौन सा व्यक्ति किस काम की वजह से किस तरह का व्यवहार कर रहा है, किस लिए वो ऐसा कर रहा है, किस लिए वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है, या किस लिए वो इस काम को कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हमें एकदम से किसी के प्रति नजरिया नहीं बनाना चाहिए कि हमने, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। हम जब तक किसी के बारे में सब कुछ नहीं जान लेते, हम उससे बातचीत नहीं कर लेते, वो हमें कुछ अपने बारे में नहीं बताता, तब तक हमें उसके प्रति कोई भी नजरिया नहीं बनाना चाहिए कि ये क्यों। कई बार होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या करता है वो व्यक्ति, कभी वो खिलौने लेकर आता है, कभी वो बांसुरी लेकर आता है, कभी वो मिठाइयां लेकर आता है, और वो क्या करता है बहुत कम दाम में, यानी कि जितनी उसकी लागत है, जितना उसने उसको बनाने में लगाया है, उसी लागत पर वो बच्चों को बेच देता है, बच्चों को दे देता है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से बताई है, ताकि आप लोग अच्छे से समझें और कहानी का आनंद भी लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि
ये हमारा प्रस्तुत पाठ मिठाई वाला जो है बेचने वाला अपना व्यापार बार बार बदल देता है। क्या बताया मैंने यहाँ पर इस कहानी में? एक मिठाई वाला व्यक्ति है, यानी कि एक व्यक्ति है, नाम उसका मिठाई वाला रखा है, लेकिन एक व्यक्ति है जो सामान बेचने आता है और बार बार अपना व्यापार बदल देता है। और व्यापार भी कैसे बदलता है कि जो बच्चों को पसंद होती है चीजें, बच्चों को अच्छी लगने वाली चीजें वो लेकर आता है। कभी जैसे मैंने कहा वो खिलौने वाला बनकर आता है, कभी मुरली बेचने वाला, कभी गुब्बारे बेचने वाला, कभी मिठाई बेचने वाला। और ये खास बात जो मैंने आपको बताई कि वो बहुत कम दाम में इन चीजों को बेचता है। और साथ ही एक तरह से दूसरी बात जो है उसकी, जो जब वो चीजें एक ही दाम पर बेचता है, कम दाम पर बेचता है, तो सब लोग आकर्षित होते हैं उसकी तरफ, यानी कि जानना चाहते हैं उसके बारे में। तो जैसे यहाँ पर जो दो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनकी जो माता जी हैं रोहिणी जी ने मिठाई बेचने वाले से नहीं पूछा था कि वो इतने कम दामों में क्यों बेचता है, तो तब तक वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि वह अपने पत्नी और बच्चों को खो चुका है। देखिए उसका रीजन क्या था, वो ये क्यों करता है, क्योंकि वो सच में अपनी पत्नी और बच्चों को कोई भी घटना दुर्घटना जो उसके साथ हुई होगी उसमें वो खो चुका है, और इन बच्चों की खुशी में वो अपने बच्चों की खुशी की झलक देखता है। तो ये जो पाठ है, इसमें असल में लेखक ने इस पाठ में एक पिता के बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है और हमें सीख देने की बहुत सुंदर कोशिश की है कि दूसरों के बिना बताए उनके बारे में कभी हाल पूछ लेना चाहिए, और क्या पता किसी को हमारी पूछी हुई बात से अपनेपन का एहसास हो जाए और वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगे। ठीक है ना? तो देखिए प्रस्तुत पाठ में लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव दर्शाया है। किस तरह से पिता अपने बच्चों को खोने के बाद, एक जो पिता होता है वो अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है। देखिए जो माता पिता होते हैं ना, उनके लिए अपना जो उनके बच्चे होते हैं सब कुछ वही होते हैं। जो वो कमा रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, जो उनके पास धन दौलत है, जो भी कुछ है, अगर कुछ भी उन पर परेशानी आती है, कुछ भी उनको दिक्कत आती है, कुछ भी उन पर अड़चन आती है, तो सबसे पहले जो है माता पिता का दिल जो है तड़प उठता है। माता पिता जो है परेशान हो उठते हैं, वो कुछ भी करके अपने बच्चों को सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं और अपने बच्चों को एक तरह से सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो यहाँ पर तो एक पिता ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों दोनों को खो दिया है, और अब वो किस तरह से अन्य बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है, और सबसे पहले वो खिलौने बेचने वाले के रूप में आता है और गलियों में खिलौने बेचने के लिए घूमने लगता है और मीठे स्वर में आवाज लगाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और इस अधूरे बात को इतने अनोखे अनोखे किंतु इतने नशीले और मधुर तरीके से वो गाता है कि जो कोई भी सुनता है, जो भी उसको एक बार सुन लेता है, वो क्या करता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और जो छोटे छोटे बच्चों को गोद में लिए महिलाएं होती हैं, वो अपने बच्चों को घूंघट उठाकर, अपने बच्चों को गोद में लिए घूंघट उठाकर जो है वो छत की मुंडेर पर आकर जो है नीचे झांकने लगती हैं कि आखिर जो है गलियों में कौन चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हमने कहा कि छोटे छोटे बागों में खेलते और नखरे करते हुए बच्चों का झुंड खिलौने बेचने वाले को घेर लेता है और वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता है। वे हर्ष आदि से गदगद और रोमांचित हो उठते हैं। वे पैसे लाकर खिलौने का सौदा तय करने लगते हैं और खिलौने बेचने वाले से एक दिन राय विजय बहादुर के बच्चे भी खिलौने खरीदकर घर लेकर आए। राय विजय बहादुर के दो बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। दोनों बच्चों की माँ रोहिणी कुछ तक खड़े खड़े ही उनका खेल ध्यान पूर्वक देखती रही और अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा कि ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में खरीदे? अब देखिए क्या हुआ कि जो चुन्नू मुन्नू थे, उन्होंने भी एक दिन खिलौने खरीदे, क्योंकि वो कभी खिलौने लेकर आता है, कभी गुब्बारे लेकर आता है, कभी बांसुरी लेकर आता है, कभी मिठाइयां लेकर आता है, तो और बहुत ही सस्ते दामों में देता है लोगों को। और इतनी मधुर आवाज में वो गाता है
कि सब लोग उसको देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। वो क्या कहता है कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, एक अधूरा सा वाक्य वो गाता है, लेकिन जो है लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो एक दिन जो है चुन्नू मुन्नू ने भी उससे खिलौने खरीदे, और जब वो घर आए तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि चुन्नू मुन्नू, तुमने ये खिलौने कितने में खरीदे? तो अपनी माँ के प्रश्न का उत्तर देते हुए जो मुन्नू था वो बोला कि उन्होंने ये खिलौने 2 पैसे में खरीदे हैं, मात्र 2 पैसे। तो उन्हें ये खिलौने जो है खिलौने वाला देकर गया है। मुन्नू की बात सुनकर रोहिणी सोचने लगती है कि इतने सस्ते में खिलौने वाला खिलौने कैसे दे गया। देखिए आज के टाइम में आप जो टॉयज खरीदेंगे, सॉफ्ट टॉयज, वो इतने महंगे आते हैं कि कपड़े भी बनवा सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों की जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा महंगी आती है, खासतौर पर जो उनके टॉयज होते हैं। तो यहाँ पर जो खिलौने वाला है वो खिलौने बेच रहा है और काफी सस्ते में दे रहा है, यानी कि लगभग वो बहुत ही, मतलब अब देखिए घर पर आकर दे रहा है, कहीं पर आपको जाना नहीं पड़ रहा, ऊपर से वो इतने सस्ते दामों में दे रहा है। तो उसकी माँ ये सोचने लगी वो इतने कम दाम में खिलौने कैसे दे गया। उसे ये समझ नहीं आ रही थी, ये बात उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कोई बच्चा, क्योंकि देखिए जब मैंने कहा ना कि हम अपने बच्चों के लिए, माता पिता जो है अपने बच्चों के लिए हमेशा उनको सुरक्षित माहौल देने के लिए, सुरक्षित चीजें देने के लिए, हर चीज के लिए वो तत्पर रहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो माता पिता को लगता है कि कहीं इसमें भी कुछ गलत तो नहीं है, ठीक है ना। तो उनकी माँ सोचने लगती है कि वो इतने में कैसे दे गया, और वो वही खिलौने वाला जाने। अब देखिए इस तरह से थोड़ा सा उन्होंने सोचा, विचार किया इस पर, और फिर थोड़ी देर बाद उसे इग्नोर कर दिया कि चलिए कोई नहीं, खिलौने वाला ही जाने। खिलौने बेचने वाला व्यक्ति द्वारा राय बहादुर के दोनों बच्चों को कम दाम में खिलौने बेचने के 6 महीने बीत जाने के बाद फिर एक घटना का जिक्र करते हुए लेखक कहते हैं कि पूरे नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली बेचने वाले के आने का समाचार फैल चुका था। अब देखिए जो ये घटना थी, जब सस्ते में उनको खिलौने मिले थे, तो इस बात को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। इस बात को लगभग 6 महीने बीत चुके थे और रोहिणी जो है इस बात को लगभग भूल चुकी थी। और फिर 6 महीने बाद आसपास के इलाके में फिर बात फैली कि एक जो है मुरली वाला जो है आ रहा है आजकल गलियों में। पूरे नगर में ये 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया, और उस मुरली बेचने वाले के बारे में लोग कहने लगे थे कि वह मुरली बेचने वाला मुरली बजाने में भी काफी प्रवीण और माहिर है। मुरली वाला, जो लोग कहने लगे कि ये जो मुरली वाला है, ये मुरलियां बेचने के साथ साथ उसे बजाने में भी बहुत माहिर है, बहुत अच्छा बजाता है, काफी प्रवीण है अपने काम में। तो इस तरह से अब लोग बता रहे थे कि वह मुरली वाला बजाकर, गाना सुनाकर मुरली बेचता है, बजाता भी है, गाना भी सुनाता है, और उसके बाद मुरली बेचता भी है, वह भी केवल 2-2 पैसे में। अब देखिए फिर से मुरली, और वह भी केवल 2-2 पैसे में मुरली। अब देखिए अगर आप आजकल के टाइम में बाजार में जाते हैं बांसुरी खरीदने, मुरली खरीदने, तो उसमें भी ब्रांड होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कोई भी सस्ता या कोई भी इस तरह का खरीद लेते हैं तो उसमें भी आपको 100 रुपए, 50 रुपए, ठीक है ना, या 150 रुपए आपको देने होते हैं। लेकिन वो केवल 2 पैसे में बेच रहा है। सभी परेशान थे, सभी परेशान थे कि भला 2-2 पैसे में मुरली कैसे बेच सकते हैं, उसे क्या मिलता होगा। यानी कि सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि 2 पैसे में वो मुरली कैसे बेचता होगा, उसको क्या फायदा होता होगा उस मुरली को बेचकर, क्योंकि 2 पैसे में मुरली बेचने से उसको कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई, यानी कि वो पैसा जो है उसके किसी भी काम नहीं आएगा, क्योंकि उतनी तो उसकी लागत ही लग चुकी है, वो उसके लागत के पैसे हैं, ठीक है ना। तो फिर वो क्यों बेच रहा है, क्या रीजन है, ये सोचकर सब परेशान हो रहे थे। इतने में तो उसकी मेहनत का पैसा भी नहीं मिलता होगा उसे। हर दिन नगर की प्रत्येक गली में वह नशीला, मन को मोहने वाला कोमल स्वर सुनाई पड़ता था कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला।
फिर से अब 6 महीने बाद गलियों में वही नशीला, मन को मोहित करने वाला सुरीला स्वर गूंजता था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। फिर से वही आधा जो है स्वर, और वो भी मन को मोह देने वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। अब देखिए, रोहिणी जो थी उसने भी ये मुरली वाले का स्वर सुना। उसने सुना कि फिर से कोई जो है आया हुआ है, और उसने तुरंत ही उसे वो खिलौने वाला याद आ गया। उसे तुरंत ही वो खिलौने वाला जो है याद आ गया। और अब देखिए क्या हुआ, क्योंकि सेम आवाज थी। अब जब उसने वो सुना कि बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, तो जब रोहिणी, चुन्नू मुन्नू की जो माँ थी, उसने जब सुना कि ये सेम आवाज है, तो उसको वो खिलौने बेचने वाला याद आ गया। यानी कि क्योंकि वो सेम आवाज वहां पर भी थी कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ठीक है ना, सेम आवाज वहां पर थी, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और अब उसको वो याद आ गया, और उसे मन ही मन अपने आप से कहा कि, क्या कहा उसने मन ही मन अपने आप से, क्या कहा, वह खिलौने बेचने वाला भी इसी तरह से गा गाकर खिलौने बेचा करता था। उसने क्या सोचा कि यह खिलौने वाला भी इसी तरह से गा गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठी, यानी कि उसको सेम आवाज लगी, तो उसने क्या किया, उसको लगा कि वो खिलौने वाला जो था वो भी ऐसे ही गा गाकर जो है बच्चों को लुभाता था और अपने खिलौने बेचता था। तो वो तुरंत उठी और अपने पति विजय बाबू के पास गई। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि सभी माँ बाप जो है चौकस रहते हैं इस तरह से, तो अब वो अपने पति के पास गई और कहा कि जरा उस मुरली वाले को बुलाओ। चुन्नू मुन्नू के लिए वो मुरली लेना चाहती है। तो उसने कहा कि अब जरा वो मुरली वाले को बुला देंगे, उसे चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली लेना चाहती है वो। मुरली वाले की आवाज सुनकर बच्चों का झुंड हड़बड़ाहट से जल्दीबाजी में भागते हुए ऐसे आए जैसे किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी की सोंथनी यानी कि पैजामा ही ढीला होकर लटक गया। अब जैसे ही सबने, सारे बच्चे पार्क में खेल रहे थे, सारे बच्चे पार्क में आनंद उठा रहे थे, और उसी टाइम जब सबने मुरली वाले की आवाज सुनी, तो सारे के सारे दौड़कर जो है उसके पास चले गए और उसको घेर दिया। और उस हड़बड़ाहट में किसी की टोपी गली में गिर गई, तो किसी का जूता पार्क में छूट गया, किसी का तो पैजामा ढीला होकर लटकने लगा, और किसी भी बच्चे को कोई परवाह नहीं थी। किसी भी बच्चे को किसी चीज की परवाह नहीं थी। यानी कि जिसको पता था मेरी टोपी छूट गई है तो उसने छोड़ दी, जिसको पता था मेरा जूता छूट गया तो उसने छोड़ दिया, किसी का पजामा ढीला होकर निकल गया तो उसने वो भी छोड़ दिया। लेकिन बच्चों को इस बात की परवाह नहीं थी, और वो इसी तरह से दौड़ते हांफते हुए मुरली बेचने वाले के पास पहुंच गए। वह बच्चों को समझाते हुए, समझाने वाला, और कहीं एक वो बच्चों को एक तरह से समझाते हुए बोला कि अभी मैं इतनी जल्दी कहीं नहीं लौट कर जाएगा। यानी कि उसने बच्चों को समझाया कि आराम से, मैं अभी इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी मुरलियां बेचूंगा, आराम से रुको। वह मुरलियों को बेचने ही तो आया है, और इस समय उसके पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 57 मुरलियां हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मुरलियां बेचने ही तो आया हूँ, मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, पूरी 57 यानी कि 57 मुरलियां हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि उसने बच्चों से यह कहा कि तुम सब भगदड़ ना मचाओ, बिल्कुल भी दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं बेचने ही आया हूं यहाँ पर। ठीक है ना, और तुम सब आराम से मुरली ले सकते हो। बच्चों को शांत करने के बाद मुरली वाले ने विजय बाबू से कहा। अब उसने सबसे पहले बच्चों को शांत किया, शांत शांत शांत, सभी आराम से बैठो, मैं मुरलियां बेचने ही आया हूं, मैं एक नहीं, दो नहीं, पूरी 57 मुरलियां लाया हूं, इसीलिए सब आराम से बैठकर मुरलियां खरीदो। उसके बाद उसने विजय बाबू से कहा कि बाबूजी, क्या पूछा था आपने कि कितने की दी मुरली? तो वो कहते कि बाबूजी क्या पूछा था आपने कि कितने की दी मुरली? उसने विजय बाबू को उत्तर देते हुए कहा
कि वैसे तो 3-3 पैसे का हिसाब है, पर आपको तो 2-2 पैसे में ही दूंगा। कहा कि वैसे तो अगर बेचने की बात की जाए तो 3-3 पैसे का हिसाब है, लेकिन आपको मैं 2 पैसे में दूंगा। जब मुरली बेचने वाले ने विजय बाबू को कहा कि वह 3-3 पैसे के हिसाब से नहीं बल्कि विजय बाबू को 2 पैसे में मुरली देगा, तो विजय बाबू के भीतर और बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। देखिए, आपने देखा होगा ना कि कोई दुकानदार अगर खुद ही बोल देता है कि ये आपका 500 का है, लेकिन मैं आपको इसे 450 में दे दूंगा, ठीक है ना, तो हमें खुद ही लगता है कि यार थोड़ा सा कम हो गया है, सस्ता हो गया है। या जैसे आप देखते होंगे ना कि 70% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, तो क्या होता है, हम सोचते हैं कि जो मेन रेट है उसमें से हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, तो खुशी तो जाहिर सी बात है हमें होती है। तो इस तरह से विजय बाबू भीतर और बाहर दोनों तरह से, दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, और वह मन ही मन अपने आप से कहने लगे कि यह मुरली बेचने वाला कैसा व्यक्ति है, क्योंकि विजय बाबू को लगा था कि वह मुरलियां जो है महंगी देगा, क्योंकि वो अपने आप मन ही मन जो है मुस्कुराने लगे, और वो सोच रहे हैं कि ये मुरली बेचने वाला कैसा व्यक्ति है, क्योंकि उनको तो लगा था कि मुरलियां शायद महंगी होंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से 2-2 पैसे में सबको मुरली बेचता है, परंतु विजय बाबू को उसका ऐसा कहना कि वह 3 पैसे की जगह मैं 2 पैसे में, क्योंकि देखिए उनको लगा था कि ये शायद पहले से ही 2 पैसे में मुरली देगा, लेकिन वो जब उसने ये कहा कि ये 3 पैसे की मुरली है वैसे तो, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दूंगा, तो ये कहना एक तरह से विजय बाबू को लग रहा था जैसे वो मुरली वाला उन पर एहसान कर रहा है, ठीक है ना। उनको लगा कि ये मुरली वाला जो है उन पर एहसान कर रहा है कि ये उन्हें 3 पैसे की मुरली 2 पैसे में दे रहा है, ठीक है। तो विजय बाबू ने फिर से मुरली वाले बेचने वाले से बोला कि उन लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, यानी कि उसने मुरली वाले से कहा कि तुम लोगों को तो झूठ बोलने की आदत होती है, ये सच में 2 पैसे की ही होगी, लेकिन तुम मुझसे कह रहे हो कि ये 3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दे दूंगा, ठीक है ना। तो उनका, जैसे मैंने कहा ना कि हमें किसी के प्रति कोई भी विचार पहले से नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अभी वो उनको एक नॉर्मल मुरली वाला समझकर उनसे बात कर रहे हैं, एक व्यापारी समझकर बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि तुम लोग झूठ बोलते हो, कि तुम लोग जो है 2 पैसे में ही खरीद के लेकर आते हो, और फिर यहाँ पर आके कहते हो कि हम तो आपको सस्ता बेच रहे हैं, हम तो 2 पैसे में ही दे रहे हैं। तो इस तरह से मुरली वाला जो था, बेचने वाला, वैसे तो सभी को 2-2 पैसे में ही मुरली देता होगा, और 3 की जगह 2 पैसे में विजय बाबू को देकर वह इस बात का एहसान का बोझ पर ही लाद रहा है, यानी कि मैं सिर्फ आपको 2 पैसे में दे रहा हूं, ये कहकर एक एहसान का बोझ उन पर लाद रहा है। तो विजय बाबू की बातें सुनकर मुरली वाला बिल्कुल उदास हो गया, क्योंकि देखिए उसकी परेशानी क्या थी, उसकी दिक्कतें क्या थी, वो क्यों ये सब काम कर रहा था, ये तो मैंने आपको बताया, और आगे भी आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है कि वो क्यों ये सब कर रहा है, ठीक है। तो वो उदास हो गया और बोला कि आप लोगों को क्या पता बाबूजी, इनकी असल कीमत क्या होती है। उसने कहा कि बाबूजी आप लोगों को क्या पता कि इनकी असल कीमत क्या होती है। देखिए, एक तो खुद की मेहनत, उसके बाद लागत, और उन सबको करने के बाद भी अगर 2 पैसे में मुरली मिल रही है तो जाहिर सी बात है वो सस्ती मिल रही है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह से बात की जाए तो फिर उनको क्या लग जाता है, बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता। तो वो कहते हैं कि जब कोई आप चीज बाजार से लेते हैं तो उसका वही मूल्य तो नहीं होता, यानी कि जो आप बाजार से लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि आप जो भी आपके पास कोई भी चीज होती है, जब आप बाजार से खरीदते हैं तो उसमें रेट टैग लगा होता है, ठीक है ना। तो जो रेट टैग लगा होता है, कई बार क्या होता है दुकानदार उससे कम पैसों में आपको देता है, और कई बार क्या होता है कि बिल्कुल रेट टू रेट देता है, यानी कि जो आपका टैग लगा हुआ है वही रेट आपको वो देता है, ठीक है। लेकिन जो रियल है कि तो बाजार से लेते हैं तो उसका मूल्य वही नहीं होता जो उस चीज का निर्माण करने वाले ने तय किया हो, क्योंकि उस चीज को दुकानदार तक पहुंचने के लिए कई जगहों से गुजरना पड़ता है।
अब देखिए जिसने फिक्स किया है वहां पर, ठीक है ना, जिसने बनाया है, जो दुकानदार था, अब उसने रेट फिक्स कर दिया, तो फिर क्या होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा दुकानों में। सीधे फैक्ट्री से आपके घर में कोई सामान नहीं आता, क्या होता है, पहले सामान आता है, गोडाउन में जाता है, वहां से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद भी डीलर्स होते हैं जो क्या करते हैं, छोटी छोटी दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो बड़े डीलर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि उसको कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कई जगहों से। अब देखिए जो दुकानदार बेचेगा, जो बनाएगा प्रोडक्ट को, वो जब बेचेगा तो वो थोड़ा सा कम दामों में बेचेगा, क्योंकि वो अपनी लागत के हिसाब से बेचेगा और उसके बाद वो थोड़ा सा अपने लिए मुनाफा निकालेगा। लेकिन जिसको वो बेचेगा, ठीक है ना, जिसको वो बेचेगा, तो जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम होता है, यानी कि जिस साधन से वो वहां पे पहुंचा है, जिस दुकान में उसके जो कारीगर उसको ढुलाने में, लगाने में, सेट करने में, बेचने में उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो उनका खर्चा निकालेगा। फिर दूसरी दुकान में डीलर जो होगा, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा सामान को दुकानों में, तो वो अपने भी चार्जेस लेगा ट्रांसपोर्ट के, और फिर वहां पर भी जो वो दुकानदार होगा, वो अपने दुकान का रेंट, अपनी बिजली का बिल, अपने जितने भी वर्कर्स होंगे उनका खर्चा, और बाकी सब कुछ निकाल कर वो सामान का रेट लगाएगा। तो यानी कि एक जो बना रहा है और जो एक बेच रहा है दुकान में, तो काफी ज्यादा रेट में अंतर आ जाता है, काफी ज्यादा अंतर आ जाता है, फर्क आ जाता है रेट में। तो वो कहते हैं कि चीज के निर्माण की जगह से, यानी कि जो फैक्ट्री होती है जहां चीज का निर्माण होता है, कोई भी सामान का निर्माण होता है, उस जगह से दुकानदार तक सफर का खर्चा भी तो उसी चीज में जोड़कर ग्राहकों को बेचता है। यानी कि वहां से, जैसे मैंने कहा कि जो भी ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, जो भी लोगों का खर्चा है, उसके वर्कर्स का खर्चा है, ठीक है ना, उसको बेचने के लिए जो उसने बहुत बड़ा शोरूम या दुकान खरीद रखी है, तो उस दुकान का खर्चा है, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, जो भी चीजें वो यूज कर रहा है, तो उसका खर्चा वो कहाँ से निकालेगा, वो उसी सामान से निकालेगा सब, क्योंकि उसका तो काम ही यही है, बिजनेस है उसका काम, ठीक है ना। तो मुरली बेचने वाला विजय बाबू से कहता है, यह तो ग्राहकों का ही नियम होता है कि दुकानदार चाहे कितना हानि उठाकर अपनी कोई चीज क्यों न बेच रहा हो, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। होता है ना कि कई बार हम कहते हैं नहीं भैया इतना मत दीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए, थोड़ा सा कम कीजिए। तो दुकानदार चाहे किस तरह से सामान बेच रहा है हमें नहीं पता, लेकिन हम सोचते हैं कि वो हमें लूट ही रहा है। तो मुरली वाला विजय बाबू को यह समझा रहा था, लेकिन विजय बाबू बोले, उससे बोले ठीक है, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो। क्योंकि देखिए जैसे मैंने बताया कि हम उनको ज्यादा एक तरह से रिस्पॉन्स नहीं देते, तो इस तरह से उन्होंने कहा ठीक है ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, चलो अब फटाफट से 2 मुरली दे दो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इस तरह से विजय बाबू के 2 मुरलियां मांगने पर मुरली बेचने वाले ने उन्हें 2 मुरलियां दे दी। विजय बाबू ने 2 मुरलियों को लेकर फिर से अपने मकान के अंदर पहुंच गए। बच्चों को मुरलियां बेचने के बाद मुरली बेचने वाले ने एक बार फिर से बच्चों के झुंड से पूछा कि अब और तो किसी को नहीं लेना। जब सब बच्चों ने मुरलियां खरीद ली, बच्चों के पूरे झुंड ने जब मुरलियां खरीद ली, तो फिर मुरली वाले ने एक बार फिर से पूछा कि किसी और को तो नहीं लेनी, अब सब ले चुके हैं, अच्छा सबका हो गया, अब किसी को लेना तो नहीं है। तो उनमें से जब किसी एक ने कहा कि उसकी माँ के पास पैसे नहीं है, अब जब सारे बच्चों ने ले लिए थे, लेकिन एक बच्चा था जिसकी माँ के पास पैसे नहीं थे मुरली के लिए, तो मुरली बेचने वाले ने उसे बिना पैसे के ही मुरली दे दी। और मुरली बेचने वाले ने कहा कोई बात नहीं, अगर आपके पास आज पैसे नहीं है तो आप ले लो मुरली। तो इस तरह से सबको मुरली बेचने के बाद मुरली बेचने वाले ने उन बच्चों से विदा ली, और इस तरह से वह मुरली बेचने वाला फिर आगे बढ़ गया। यानी कि ये सिर्फ एक गली है जहां पर बताया गया है कि किस तरह से हर 6 महीने बाद कोई व्यक्ति आता है और मुरलियां बेचता है, सामान बेचता है और फिर वहां से निकल जाता है। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य यह है कि मुरली बेचने वाला अपने मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की खुशी के लिए मुरलियां बेचता था। तो जो
अगर हम यहाँ पर देखें कि किस तरह से उसने मुरलियां खरीदी है, बेची है, तो आप देख रहे हैं कि उसने जो मुरलियां बेची है वो अपने मुनाफे के लिए नहीं बल्कि बच्चों की खुशी के लिए वो मुरलियां बेची है। क्योंकि अगर देखिए, एक तो वो इतने सस्ते दामों पर बेच रहा है और ऊपर से वो क्या कर रहा है कि जिस बच्चे के पास पैसे नहीं है उसको वो मुफ्त में भी दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी ने, क्योंकि ये चीजें हो चुकी थी खत्म, और अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही, और इस तरह से जो रोहिणी थी वो मकान में बैठकर सारी बातें सुनती रही और उसे मुरली वाले का व्यवहार बहुत अच्छा लगा था। तो इस तरह से आज हमने जो यहाँ पर पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी कुछ चीजें हमने अभी तक इस पार्ट के बारे में जान ली हैं। आगे हमने और भी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें पढ़नी है। तो आज जो भी पढ़ा है उसे घर पर एक बार रिवाइज कीजिए। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।